चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। JIGL के अंदर अभी जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है वो कौन सा चैप्टर है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मदर ऑफ ऑल लॉज, है ना। एक बार चैप्टर का नाम लीजिए, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं, ठीक है। आज इस चैप्टर की सेकेंड क्लास है ना ये। बताओ तो हमें कहां से पढ़ना है अब? मुझे ऐसा लगता है कि हमें पढ़ना है यहां से। ऐसे हम लोग आगे बढ़ के 2-4 पेज खत्म कर चुके हैं, हम फिर से पीछे वापस आए ना। लॉ मेकिंग प्रोसेस हो चुका है ना हमारा। चलिए, तो अब लॉ की कहीं बात आएगी तो तुम समझ लोगे। चलिए जी, हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है। ठीक है, हेडिंग बोलो। हाँ, तो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना। तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर होते कितने तरीके के हैं। 2 बोल के छोड़ दोगे तब अजीब आलसपन है। देख लिया था 2 बस, बाकी बोलिए आप। फेडरल और यूनिटरी, फेडरल और यूनिटरी। अब पहले ये होता क्या है वो ध्यान से सुनो, शांति से सुनते रहो। देखो इधर याद रखना, पहला होता है फेडरल, दूसरा क्या है? यूनिटी। यूनिटरी को एक और नाम से पुकारते हैं, और एक और नाम। ठीक है, तो पहले ये समझ में आ गया तुम लोगों को? ठीक है, बोलो क्या क्या। सबसे पहले जो फेडरल होगा उसमें क्या होगा, पढ़ो। बोल दिया? क्या क्या बोला? यहां पे पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा किसके बीच में? सेंटर और स्टेट के बीच में। लेकिन जो यूनिटरी होगा उसके अंदर देखो तो क्या होगा? ये सेंट्रलाइज्ड है, मतलब यहां पे सेंटर के पास ही सारे पावर्स होंगे। ठीक है, तो एक हो गया फेडरल, दूसरा क्या हो गया? यूनिटरी। फेडरल के अंदर क्या होगा? पावर्स बटेगा, डिवीजन ऑफ पावर। फेडरल को हम डिवीजन ऑफ पावर ही बोलते हैं, लिखा ही हुआ है ना। कुछ पावर दे दिया सेंटर को, कुछ पावर दे दिया स्टेट को। लेकिन जब यूनिटरी की बात आएगी तो तुमको सेंटर अकेले पावरफुल दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? पावरफुल सेंटर, है ना, अकेले पूरा पावर लेके बैठ जाएगा। ठीक है जी, तो अब देखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे फीचर्स है। तो फेडरल फीचर्स भी हैं और यूनिटरी फीचर्स भी हैं। तो हमारा जो एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल है, मतलब कुछ फीचर्स फेडरल वाले, कुछ यूनिटरी वाले, कॉम्बिनेशन है। क्या है? कॉम्बिनेशन। तो दिखाता हूं तुम्हें फीचर्स, आ जाओ। चलिए पहले हम फेडरल वाला फीचर्स देख लें। फेडरेशन में क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर। आइए, सबसे पहला तो डुअल गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, 2 सेट ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि अगर यूनिटरी होता तो एक ही गवर्नमेंट होता, नहीं फेडरल। अगर 2 गवर्नमेंट यहाँ दिख रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि फेडरल फीचर है। क्या है? फेडरल। इन लोगों ने अपना देश चलाने का पावर बांट लिया है, कुछ पावर दे दिया स्टेट गवर्नमेंट को, कुछ पावर दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो ये फेडरल फीचर हुआ ना। अगला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, आर्टिकल 246 लिख लो, पढ़ा चुका हूं। अरे 246 नहीं पढ़ाया तुम लोग को अभी ब्रेक से पहले, है ना। लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, ये है ना, लिख लो, याद रहेगा तुम लोग को। लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 में किसके पास पावर? लिस्ट 2 में, लिस्ट 3 में। ठीक है, अब आइए तीसरा। क्या भारत में कोई राजा टाइप का है क्या? जैसे मोदी साहब का हम राजा हैं, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं। सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे ही है सब। इसका मतलब भारत में कोई भी राजा नहीं है, इसका मतलब किसी के पास सारे पावर्स नहीं है, है ना। राजा तो वही होता है जिसके पास सारे पावर्स होते हैं। क्या सारे पावर्स वाला कोई है? अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो उनके पास कुछ पावर्स प्राइम मिनिस्टर वाले नहीं है, प्राइम मिनिस्टर है तो प्रेसिडेंट वाला पावर नहीं है। तो यहाँ सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन एक लिखित डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक ने खुद अपने लिए लिखा है। तो इसका मतलब यहाँ कोई इकलौता राजा नहीं है, और इकलौता होने पे तो यूनिटरी बोलते हैं। आगे, हमारा जो जुडिशियरी है क्या वो इंडिपेंडेंट है? क्या जुडिशियरी कंट्रोल होता है एग्जीक्यूटिव से? ना। क्या जुडिशियरी कंट्रोल होता है लेजिस्लेचर से? ना। जुडिशियरी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, जुडिशियरी सबसे ऊपर है। तो जुडिशियरी सबसे ऊपर है, मतलब यहाँ पे फिर वही बात, कोई राजा नहीं है। अगला, और कॉन्स्टिट्यूशन, चूंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लोगों ने बनाया है, अपने लिए बनाया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना उतना आसान नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बहुत रिजिड है। रिजिड का मतलब बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल है। तो आप जल्दी से लोगों के राइट छीन सकते नहीं है।
तो घूम फिर के देखा जाए तो लोग ही पावरफुल है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो बिना देखे बोलो तो कौन कौन से फीचर्स फेडरल वाले? नहीं, हाँ रिवीजन है ना, आप बात नहीं समझ रहे हैं, रिवीजन है। तो ऐसे छोड़ दूंगा तो देख देख के बताओगे, तो हल्का हल्का दिखाऊंगा लेकिन नहीं भी दिखाऊंगा। बोल दिया? चलिए ठीक है। अब हम आ रहे हैं यूनिटरी। यूनिटरी का एक और नाम बताओ। क्लियर है ना, मिला? चलो अब बताओ, तो जब हम यूनिटरी पढ़ने जा रहे हैं इसका मतलब यहाँ पे एक ही आदमी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, मतलब एक ही अथॉरिटी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा? ये तो पक्का है कि सेंटर ही पावरफुल होने वाला है। नहीं, तो सुनिए, सबसे पहले ये मैं तुम लोग को पढ़ा चुका हूँ कुछ देर पहले, ब्रेक से पहले, याद है? स्टेट लिस्ट के पावर कौन एक्सरसाइज करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन आपको याद होगा ABCDE में सेंटर यूज कर लेता है, याद है? तो बताओ, अच्छा लेकिन वाइस वर्सा नहीं है। अगर यही चीज हम ऐसा लिखते कि सेंटर स्टेट का पावर ले सकता है और कुछ मामलों में स्टेट भी सेंटर का पावर ले सकता है, तो थोड़ा बराबर पे आ जाता, लेकिन बराबर तो है नहीं। सेंटर स्टेट का पावर ले सकता है पर स्टेट सेंटर का पावर नहीं ले सकता, तो इसका मतलब सेंटर पावरफुल हो गया ना। तो अब सेंटर, जहां जहां सेंटर पावरफुल दिखेगा आप समझ जाइएगा दैट इज यूनिटरी फीचर्स। आइए अगला, एक बात बताओ, तुमको याद होगा कंकरेंट लिस्ट, लिस्ट थर्ड लिख लो कहीं पे, लिस्ट थर्ड कंकरेंट लिस्ट। इनकंसिस्टेंसी को मत कर कंकरेंट समझ लेना। हाँ, कंकरेंट लिस्ट ऐसे नीचे लिखा भी हुआ है। लिस्ट थर्ड, आपको याद होगा इस पर दोनों लॉ बनाता है। अच्छा, दोनों लॉ आपस में झगड़ जाएगा, जीतेगा किसका लॉ? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब सेंटर। तो देख लो, हो गया ना सेंटर पावरफुल फिर से? नहीं हो गया? चलिए, भारत में सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट चलता है, यहाँ डुअल सिटीजनशिप नहीं। अच्छा, यहाँ होता है यूपी का अलग सिटीजनशिप और इंडिया का अलग सिटीजनशिप, बिहार का अलग सिटीजनशिप, हरियाणा का अलग सिटीजनशिप, पंजाब का अलग सिटीजनशिप है क्या? कि एक सिटीजन, तो हम सारे के सारे सिटीजन भारत सरकार के कंट्रोल में माने जाते हैं, है ना? अरे हम किसी भी स्टेट में रहे पर हम किसी कंट्रोल में माने जाते हैं? भारत सरकार के। नागरिक तो हम भारत सरकार के माने जाते हैं ना, है कि नहीं? लेकिन यूएसए में चलो जाओगे तो वहाँ क्या चलता है? डुअल सिटीजनशिप चलता है। क्या चलता है? डुअल सिटीजनशिप चलता है। डुअल का मतलब वहाँ अलग अलग जगह का भी आपका सिटीजनशिप है और एक तो यूएसए का तो है ही। तो इसका मतलब वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है यूएसए में, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल का मतलब आपको इंडिया का सिटीजनशिप है, बस और कुछ नहीं। अच्छा, अभी आपने देखा होगा कि यूनियन लिस्ट में कितने एंट्रीज थे? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी बोलो। अच्छा ऐसा क्या? तो इधर देखो, चलो अब देखो, ये 3 लिस्ट है ना, ये जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट ये एग्जॉस्टेड है, बंद। ये कौन सा लिस्ट है? बंद लिस्ट। अब इसमें नई चीजें नहीं घुस सकती, ये 47 से 48 नहीं हो सकता। ये जो लिस्ट है ना, ये भी बंद लिस्ट है, मतलब 66 से 67 नहीं हो सकता। लेकिन ये लिस्ट ना खुला हुआ लिस्ट है। इसका जो 97th एंट्री है ना, इसका कोई नाम ही नहीं है। तो ये लोग क्या करता है, कोई नया मुद्दा आएगा ना तो 97th एंट्री में ही सब क्लॉज बन बन के घुसता रहेगा। तो इसका मतलब ये 97th एंट्री तो लिस्ट 1 का है, लिस्ट 1 का मतलब तो यूनियन है, यूनियन का मतलब सेंटर है। इसका मतलब अब इस देश में जब भी कोई नया मुद्दा आएगा, ओनली द सेंटर विल मेक द लॉ। स्टेट को तो पावर है नहीं, कंकरेंट को तो पावर है नहीं, उनके लिस्ट को तो तुमने क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो इसका मतलब फिर तुमने किसको ज़्यादा पावर दे दिया? सेंटर को। ये बात समझ में आई कि नहीं है, पहले बताओ। तो कोई भी रेसिडुअल मामला है, क्या है? रेसिडुअल, तो वो 97th एंट्री लिस्ट 1 में ही जाएगा। बाकी 2 लिस्ट तो बेचारे बंद हैं, वो तो अब किसी को कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है जी, जरा पढ़ के देखिए, तो यही लिखा हुआ है, बोलो। तो ये क्या है? लिस्ट फर्स्ट 97th एंट्री, लिख लिया? लिस्ट फर्स्ट 97th एंट्री। अच्छा, तो बताओ, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फेडरल है, यूनिटरी है, या दोनों है? तो नाइदर प्योरली फेडरल, नाइदर प्योरली यूनिटरी, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। और लिखो, एक लाइन लिखो, लिखिए, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल,
our constitution is quasi federal, that is I dot E, that is I dot E, that is लिखा, that is our constitution is basically federal with strong central tendency, our constitution is basically federal with strong central tendency. इस सज्जन को क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत है? नहीं, आपके पीछे सजनी बैठी हुई, वैसे सजनी नहीं, सज्जन का उल्टा क्या होगा? मोहतरमा। हाँ, मोहतरमा को क्या दिक्कत है भाई? है कोई दिक्कत? तुम लिख नहीं रही इसलिए मुझे लगा तो कोई दुख में हो तुम। अच्छा, और लिख लिया। ओहो, काफी स्पीड में है ना, लेडी नीतीश कुमार जायसवाल वही बनेगी लग रहा है। आइए तो सुनो, ऐसे अलग अलग लैंग्वेज का क्वेश्चन बना के आपको दिया जा सकता है। कुछ भी क्वेश्चन पूछे सीधा आप मुझे ना मोटे मोटे तौर पे बताओ फेडरल के कितने फीचर्स, ऐसे मोटा सा 5 लिखो। ऐसे ही मैं प्रोफेशनल में लिखवाता हूँ साइड में मोटे मोटे पॉइंट्स 5। डिवीजन के समय वो 5 ही दिखता है बस, है ना, 5। और इधर बताओ तो इसके कितने, इसके 4। जब भी स्ट्रक्चर पे कुछ भी पूछे आपको ये 5 4 9 वहां पे टेप देना है ना, टेप देना है। बात समझ में आ गया? कुछ भी पूछे बस आपको ये 9 पॉइंट वहां पे लिख देना। चलिए जी, अरे वाह, आ गया वो जिसका था हमें इंतजार, है ना, मांगी थी वो मुराद जो हो गई पूरी, है ना। कहा हम लोगों ने तो कोई मांगे मुराद नहीं मांगी थी, ये अपने मन से बोले जाने। सुनिए मेरी बात को ध्यान से, फंडामेंटल राइट मेजर अट्रैक्शन है। ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर बहुत चीज है, लेकिन हम सिटीजन हैं, हमें सरकार कैसे चलेगी क्या होगा सरकार जाने, हमें तो अपने राइट से मतलब है। तो कोई भी सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन में घुसता है क्या देखने के लिए? फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट 5 स्टार रेटिंग, ऐसे तो पूरा चैप्टर ही 5 स्टार रेटिंग है, ऐसे तो पूरा कोर्स ही 5 स्टार रेटिंग। सीएस कोर्स ही क्या है? 5 स्टार रेटिंग है। चलिए अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं। आइए चलिए, फंडामेंटल राइट्स। अब सुनो पहले, फंडामेंटल राइट्स होता क्या? फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, देखो बेसिक, मूलभूत। देखो सर्च करो फंडामेंटल राइट, है ना, मूलभूत भी कहते हैं, बेसिक, है ना, मौलिक नहीं, नैतिक नहीं, है ना। ये बात सर्च मारो तो जल्दी से फंडामेंटल राइट्स का एग्जैक्ट हिंदी लिखो। मौलिक लिखा, मूलभूत, मौलिक अधिकार, ये सब पता होना चाहिए आपको भाई। हिंदी वर्ड भी थोड़ा जान लिया करो। अभी भी जो सरकार इस देश में चल रही है वो हिंदी को ही प्रमोट कर रही है कि नहीं? है ना, मौलिक, मूलभूत, है ना, बेसिक का मूलभूत भी मतलब होता है ना। चलिए मूलभूत क्या बोले, क्या मैं भूल गया यार। हाँ मौलिक चलिए ठीक है, मौलिक अधिकार। तो मेन वर्ड है मौलिक अधिकार, कर दिया मौलिक अधिकार लिख के गोल कर दिया उसको। चलिए अब सुनिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। सुनिए, फंडामेंटल का मतलब एकदम बेसिक, बेसिक का मतलब एकदम ओरिजिन। इंसान का ओरिजिन बर्थ से है, अरे इंसान का ओरिजिन कहाँ है? बर्थ से है। तो ये ऐसे राइट्स हैं जो आपको बर्थ से ही मिलेंगे, मतलब आपका जन्म भारत के जमीन पे हुआ या भारतीय के यहाँ हुआ, मतलब आप भारत के पूत सपूत सपूती पूती जो भी है ना, अगर आप हैं तो आपको ये सारे के सारे राइट्स मिलेंगे। मतलब ये राइट्स पाने के लिए आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे सुनिए, इधर देखिएगा, मैं कह रहा हूं कि मैं भारत का सिटीजन हूं, तो मैं भारत के कंपनी के सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट पर साइन करना चाहूंगा।
तो ऐसा करने के लिए भारत में एक ICSI है, उसके CS कोर्स को पास करना पड़ेगा बार बार फेल होके। देखिए ये राइट लेने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं समझे, है ना, बात समझ में आ रहा है। लेकिन ये फंडामेंटल राइट लेने के लिए कुछ करना पड़ेगा, ये कि आपका जन्म होना ही इवेंट है। आपका जन्म होना इवेंट, आपका जन्म हुआ, आप पैदा हुए, आप सांस लेना स्टार्ट किए, उसी पल से आपको ये राइट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये इंसानी जीवन से जुड़े हुए राइट्स हैं, तो जहां जीवन है वहां फंडामेंटल राइट्स है कि नहीं, जहां जीवन है वहां फंडामेंटल राइट्स है कि नहीं। लिखना तो लिख लो, ये लाइन अच्छा बोल दिया गलती से, जहां जीवन है वहां पानी है। अच्छा है भाई, जहां जीवन है वहां फंडामेंटल राइट्स है। अच्छा, क्या ये राइट्स आपसे छीना जा सकता है? एलिनिएट कर सकते, एलिनिएट मतलब अलग करना, कहीं होगा एलिनिएट, देखो क्या ये एलिनिएबल है या नॉन एलिनिएबल है? ये इनएलिनिएबल है, इनएलिनिएबल मतलब नॉन एलिनिएबल। इन एक्चुअली यहाँ नॉन नहीं चलेगा, क्या चलेगा? इन। इनएलिनिएबल का मतलब आपसे छीना नहीं जा सकता, आपसे अलग नहीं किया जा सकता। और क्या ये यूनिवर्सल है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी आपका जन्म होगा आपको ये राइट्स मिलेंगे। कहा सर पाकिस्तान में जन्म हुआ नहीं मिलेंगे? अरे भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में लगा दोगे? लगाना तो लगा दो, क्या दिक्कत है, अगर वो स्वीकार करता है तो लगाओ, है कि नहीं। तो सुनिए, शांत 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 शांत। हाँ, तो ये समझ में आ गया फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स आपको मिलते हैं जन्म लेते ही। एक इंसान को इंसानी जीवन जीने के लिए, इज्जतदार जीवन जीने के लिए जितने भी राइट्स की ज़रूरत है, उन सारे राइट्स को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। ये आपसे छीने नहीं जा सकते और ये सबको मिलता है, गरीब अमीर, लंबा छोटा, मोटा पतला, काला गोरा, है ना, शादीशुदा नहीं शादीशुदा, है ना, और बच्चा बड़ा, है ना, बूढ़े, औरत, लेडी, मर्द, है ना, और क्या, औरत, सबको मिलेगा। यूनिवर्सल का मतलब हर जगह और सबको, याद रहेगा। चलिए जी, मुझे अच्छा इस फंडामेंटल राइट्स को लिखने के पीछे क्या सोच रही है कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले की? इनका ये सोच था कि जब इंसान जन्म लेता है, जन्म लेते वक्त दुनिया में सब बराबर होता है, मालूम है आपको? अच्छा, ऐसा कभी होता है कि अंबानी के घर में कोई बच्चा जन्म लेगा तो जन्म लेने से पहले से मालूम चला काफ़ी अमीर होकर जन्म लिया है? ना, नहीं। हाँ कैसे? क्या हाँ कैसे, बताओ। मैं जानना चाहूंगा कि तुम लोग कौन नया बायोलॉजी पर क्या है। जन्म लेते समय सब एक जैसे ही होते हैं, एक बात याद रखिएगा, जन्म लेते समय सब एक जैसे ही होते हैं, ना वो अमीर होता ना गरीब होता, कुछ नहीं। भगवान ने सबको इक्वली जन्म दिया। जन्म के बाद हम अपनी जिंदगी बनाते हैं कि हम अमीर होंगे कि गरीब होंगे। कहा जाता है गरीब पैदा होने में हमारी कमी नहीं है, पर गरीब मरने में हमारी कमी है कि नहीं। तो इसलिए हमें अमीर बनने की कोशिश करनी चाहिए बोनाफाइड ढंग से। ये बोलना बहुत जरूरी था, नहीं तो बच्चा कुछ न करे सबसे पहले तो मुझे पैसा निकाल, नहीं तो कल की क्लास नहीं हो पाएगी, है कि नहीं। इसलिए मैं समझाता रहता हूं और मुझे मालूम है सबसे पहले मेरे ही पर हो जाएगा सब कुछ। तो ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल। कसम मेन, विमेन, मैन इंक्लूड्स विमेन, ही इंक्लूड्स शी, है ना। लड़कियों की पुरानी डिमांड है शी इंक्लूड्स ही क्यों नहीं, तो ऐसे तो झगड़ा करते रहो हमेशा। आइए, एंड दे आर एंडोर्ड बाय देयर क्रिएटर। हमारे क्रिएटर कौन होते हैं? गॉड, है ना। तो जब गॉड ने हमें जन्म करवाया, जन्म दिया, तो भाई अब जन्म के बाद मौत तक, है ना, जिंदगी जीने के लिए जितने राइट्स की जरूरत होगी उन्हीं को क्या बोलते हैं हम? फंडामेंटल राइट्स। उसमें लाइफ है, लिबर्टी है, खुश रहने का अधिकार है ना। और खुश रहना सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी है। मैंने एक चीज़ देख लिया, बड़ी से बड़ी चीज़ को आप खरीद लेते हैं फिर भी आप बहुत बार खुश नहीं रहते, है ना। अरे मैं अपने लिए नहीं बोला, हे भगवान क्या कर दिया नहीं नहीं नहीं, अपने लिए नहीं बोला, फिर भी आप खुश नहीं रहते, क्योंकि मन से खुश रहना, दिल से खुश रहना बहुत जरूरी है कि नहीं। इसलिए बहुत जरूर, हाँ, ये आदमी तब बोलता है जब सब कुछ खरीद लेता है कि नहीं। अब कुछ लोगों की खुशी उसी में होती है, खरीदने में। और जब खरीद लेता है ना आदमी, एक बार अच्छा एक स्टेटमेंट किसी से पूछा गया कि पैसा लाइफ में उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लाइन बोलने के लिए कम से कम कितना पैसा कमा लेना चाहिए, है कि नहीं? बताओ
कितने पैसे कमाने के बाद तुम ये लाइन बोल सकते हो कि पैसा बहुत कुछ नहीं है? कम से कम 25 करोड़। मेरा मानना है कम से कम है नहीं, 1-2 करोड़ में हो जाएगा काम। एकदम सही बोल रहा है वो। याद रखिएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। इंपॉर्टेंट इज दैट कि आपका पेट चल जाए, आप स्वस्थ रहें और जिंदा रहे, इतना ही चाहिए। और आपके घर में कोई अगर आए तो वो भूखा पेट ना जाए। जैसे मैं कभी अब गाड़ी लेके तो इधर उधर टंडेली करूंगा, मैं कभी तुम्हारे घर आ गया तो बच्चा हमारा पीजी है, हम कुछ नहीं दे सकते, कुछ लाए हैं कि नहीं आप? तो ऐसा नहीं। रोड पे कभी मिल गया मैं, आइए सर घर में आइए, खाना होना देने का भी, वो पैक करके भी देने का, क्योंकि मैं भी अकेले ही रहता हूं। कहा मत आइएगा, हमारे यहाँ मत आइएगा प्लीज, है कि नहीं? एक बात याद रखिएगा, अतिथि का हमेशा क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। बस वो अतिथि तुम कब जाओगे वाले फिल्म जैसा ना हो। देखे वो फिल्म, है ना, अजय देव, बस मतलब यूनिवर्सल है वो, है ना। आइए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कहां मिलेगा ये फंडामेंटल राइट? नहीं, पार्ट के हिसाब से पहले बोलो। पार्ट 3 याद रखना तुम लोग। कितने पार्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? 22। उसमें से पार्ट नंबर 3। आइए, इसमें आपको जितने फंडामेंटल राइट दिए गए हैं कितने कैटेगरी में बांटा गया है? 6 कैटेगरी में। और मैं बता दूं 14 से 32 माइनस 31। 14 से 32 माइनस 31। अब माइनस 31 क्यों है मैं बताऊंगा। एक फंडामेंटल राइट डिलीट हो गया, राइट टू प्रॉपर्टी। तुम लोग मेरे से ज्यादा जानते हो तो तुम ही लोग इधर आके बैठ लो भाई। कोई बच्चा पहले राइट टू प्रॉपर्टी गया, मैं था उस समय, है ना। 14 से 32 माइनस 31। अच्छा, ये इसका मतलब क्या हुआ? 14 से 32 माइनस 31, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ऐसे करते 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 32 तक जाएंगे। बस क्या माइनस कर देंगे? 31। ये लिखा तुमने 14 to 32 माइनस 31 लिखा? कहाँ लिखा? हाँ लिखा। चलिए, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18, ये मुझे लगता है 5 हो गया। 14, 15, 16, 17, 18, 5 नहीं हो गया? चलिए, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, 19, 20, 21, 22। अच्छा, फॉर्मूला समझ गए हो तुम लोग? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 2, ये तो 2 है, इसमें भी कुछ है 3, 2, 23 और 24। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 4, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 2, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 1, इज इक्वल टू जोड़ो 5, 4, 9, 2, 11, 4, 15, 2, 17, 1, 5, 4, 9, 2, 11, 4, 15, 15, 2, 17, 17, 1, 18 हुआ ना? क्या? 5, 4, 9, 9, 2, 11, 11, 4, 15, 15, 2, 17, 17, 1, 18। 10th का सर्टिफिकेट कल लाना तुम। कैसे पास हुए हो भाई? कितना बोल रहा था? 16। तो बताइए कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 18। ऐसे देखा जाए 14 से 32 19 होना चाहिए था, क्योंकि माइनस 31 है, तो इफेक्टिव कितने हैं? 18। 18 इज डिवाइडेड इनटू 6 ग्रुप्स। याद रहेगा? ये 18 लिख लिया ना तुम लोगों ने? चलो ठीक है, आगे बढ़ें। आइए, बाकी देखो, राइट्स के हिसाब से अगर बात करें तो इसमें से कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए रिजर्व किए गए। मतलब ये राइट्स सिर्फ सिटीजन्स को मिलेंगे, इंडियन सिटीजन हो तो मिलेंगे, बाकी को नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सबको मिल जाते हैं, चाहे आप इंडियन सिटीजन हो या ना हो, फॉरेनर होंगे तो भी मिल जाएगा, बस भारतीय जमीन पे आप होने चाहिए। तो कुछ राइट्स रिजर्व किए गए ओनली टू सिटीजन्स एंड कुछ राइट्स हैं इट इज अवेलेबल टू ऑल, वेदर यू आर इंडियन सिटीजन और अ फॉरेनर। द एसेंशियल थिंग इज दैट कि यू आर ऑन इंडियन सॉइल। ठीक है जी। चलिए, अब मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना। फंडामेंटल राइट 14 से शुरू होता है, तो अभी 12 और 13 पढ़ाने में भी हालत खराब हो जाएगा। 14 तक तो पहुंचे, 14 के बाद तो स्पीड हो जाएगा। मेन कहानी है 12 और 13, ये बड़ा भयंकर है। एक्चुअली सुनना पहले अच्छे से।
मैंने फंडामेंटल राइट स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अभी मैं फंडामेंटल राइट्स के प्री रिक्विजिट बता रहा हूं। और अगली क्लास से जो 14 आर्टिकल 14 जब शुरू करूंगा तो क्या शुरू हो जाएगा सीधा फंडामेंटल राइट। तो पहले फंडामेंटल राइट का बेस बनाने में मुझे क्या पढ़ाना पड़ेगा, 12-13। क्या पढ़ाना पड़ेगा, 12 और 13, आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13। ठीक है, अब सुनिए जो मैं बोल रहा हूं शांति से। एक लाइन है, उस लाइन को अच्छे से समझो। ये इसको एकदम पूरा कांटों का ताज पहनाओ, चूंकि बड़ा भयंकर लाइन है ये। पढ़ो, इसका मतलब बताओ। नहीं पढ़ा कोई? अरे बोल बोल के पढ़ो, मुंह से बोलना है। हाँ, आपको एक्चुअली विथ या फ्यू एक्सेप्शन क्या ही बोल लो, ये बोलो ना। ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट। अब बोला सर ये क्या है, मतलब याद रखना इसका एक, आप अवेलेबल को एक और वर्ड लिख लो, अवेलेबल में एक और वर्ड एनफोर्सिएबल, अवेलेबल का एक और लिख लो एनफोर्सिएबल। मतलब ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सिएबल अगेंस्ट स्टेट, या ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट। इसका मतलब लिख लेना जब मैं बोलूंगा तो। पहले सुनो, इसमें यह बोला जा रहा है कि भारत में फंडामेंटल राइट्स आपने लिख तो दिए, पर लिखने से थोड़ी होता है। अब इसको जो फंडामेंटल राइट आपने लिखा ये इम्प्लीमेंट हो, इसके लिए भी तो किसी को जिम्मेदारी दोगे। तो जिम्मेदारी है स्टेट पे। जिम्मेदारी किसके ऊपर है, स्टेट। स्टेट जिम्मेदार है फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए। स्टेट जिम्मेदार है फंडामेंटल राइट्स को, है ना, देने के लिए। स्टेट जिम्मेदार है फंडामेंटल राइट्स को सही ढंग से इंप्लीमेंट कराने के लिए। अगर आपको कभी भी फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते हैं या फंडामेंटल राइट्स आपके खराब किए जाते हैं तो आप स्टेट के खिलाफ केस कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट ही जिम्मेदार है। तो अब ये वर्ड आता है कि सर स्टेट कौन है ये बताइए। तो स्टेट का डेफिनेशन दिया गया आर्टिकल नंबर 12। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही पहले बताइए। तो अब मैं तुम लोग को बताने जा रहा हूं कि स्टेट में कौन कौन लोग आते हैं। क्योंकि अच्छा अब समझ में आ गया स्टेट का डेफिनेशन हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, पहले ये बताओ क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग हैं? क्योंकि ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट, स्टेट इज लाइबल फॉर द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आइए इधर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, इधर देखो, पहले नीचे मत देखना भाई, चार्ट वार्ट सब बुक में बना हुआ है, इधर देखिए आप। स्टेट का डेफिनेशन कहां मिलेगा आपको, आर्टिकल 12। स्टेट इंक्लूड्स, इसका मतलब एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है या इंक्लूसिव? इसका मतलब मैं जितना बोलूंगा उतना ही स्टेट होगा, या स्टेट में और भी लोग आ सकते हैं? और भी लोग आ सकते हैं, लेकिन जितना मैं बोल रहा हूँ वो तो जरूरी है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। कुछ देर पहले मैंने तुम्हें 3 पिलर्स ऑफ सोसाइटी बताया था ना, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सुन सुन के पक गए होगे तुम लोग, है कि नहीं? बहुत जगह आ गए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, है ना। मतलब इतना बार पढ़ लियो कि कोई पूछ ले कितने भाई बहन हो, 3 लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी का आयल नहीं, गलत बोल गया। भाई बहन के बारे में पूछा, हम 3 सिबलिंग्स हैं, कहीं तुम लोग ऐसा तो नहीं बोल जाओगे क्योंकि थक गए हो सुन सुन के। अब तुम्हें क्या लगता है, सुनो पहले मैं जनरली बता दो, स्टेट के अंदर सारी सरकारी तंत्र, सारा गवर्नमेंट मशीनरी, सारा का सारा गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से जुड़े हुए डिपार्टमेंट्स, ये सब स्टेट में आता है। तो यहाँ स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब है यहाँ पे देश, सरकार। देश कौन चलाता है, सरकार ना। तो सरकार या सरकारी तंत्र से जुड़े हुए लोग को स्टेट माना जाता है। चलो, तो इसका मतलब देखिए, आपको याद होगा 3 पिलर्स होते हैं, पर 3 में से मैं 2 ही पिलर उठाऊंगा, तीसरे को नहीं उठाऊंगा। दिखाता हूं। पहले लेजिस्लेचर, जरा बताओ तो लेजिस्लेचर 2 लेवल पे, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ये दोनों स्टेट है। दूसरा एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, मतलब सरकार भी क्या है, स्टेट है। जुडिशरी को स्टेट नहीं माना गया, क्योंकि जुडिशरी को आप लाइबल करोगे। जरा बताइए, मामूम साहब सारे जज साहब जेल में, कहा फिर करेगा कौन भाई, हमारा विवाद को कौन सुलझाएगा? वो तो खुद ही जेल में। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, समझे आप। तो जुडिशरी को छोड़ दीजिए। तो कहा तीसरा डब्बा कौन, कहाँ से भरिएगा फिर आप? अभी भरता हूँ तीसरा डब्बा।
आइए, तीसरे में लोकल और अदर अथॉरिटीज, है ना, जैसे चाहे ये इंडिया के अंदर हो या इंडिया के बाहर हो, लेकिन इंडिया के बाहर है पर किसके कंट्रोल में है? फॉर एग्जाम्पल इंडियन एम्बेसी, एम्बेसी का मतलब जहां राजदूत रहता है, राजदूत समझते हो, एम्बेसडर, है ना, वो उसको क्या बोलते हैं? एम्बेसी। अब देखिए एक बात बताइए, पाकिस्तान में भी इंडियन एम्बेसी है, तो पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी है पर चलता तो इंडिया से है ना वो। यूके में भी इंडियन एम्बेसी होगा, है ना, यूके में है ना, लंदन में है ना भाई इंडियन एम्बेसी। तो वर्ल्ड के लगभग कंट्रीज में इंडियन एम्बेसी है, तो इंडियन एम्बेसी है वहाँ, जमीन वहाँ का है, बिल्डिंग वहाँ का है, पर कंट्रोल तो भारत से हो रहा है ना, तो वो भी स्टेट का पार्ट माना जाएगा। तो तुमने देखा वो जुडिशरी छोड़ के सबको ले लिया, देख लो, ले लिया है। तो जल्दी बोलो, सेंट्रल लेवल पे भी लिया है, स्टेट लेवल पे भी लिया है ना। अब मैं आपको बताता हूँ लाइन बाय लाइन, आ जाओ। आइए, सबसे पहले क्या है देखो तो, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड द स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब इस सेंटर का, सेंट्रल में दोनों चीज ले लिया, लेजिस्लेचर भी ले लिया और एग्जीक्यूटिव भी ले लिया। अरे जब बोल रहा है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो सेंट्रल पे लेजिस्लेचर भी और एग्जीक्यूटिव भी। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट, तो इसका मतलब स्टेट पे भी क्या ले लिया तुम्हारा, लेजिस्लेचर भी ले लिया और एग्जीक्यूटिव भी ले लिया। जुडिशरी को टच नहीं कर रहा है कहीं, देख लो आप। उसके बाद आगे, ऑल लोकल और अथॉरिटी, चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर है, लेकिन किसके कंट्रोल से चल रहा है? इंडिया के कंट्रोल से चल रहा है। लोकल अथॉरिटी का मतलब पढ़ना जरूरी है। अदर अथॉरिटीज का मतलब और ऐसी अथॉरिटीज जो किसी कानून में बना है, स्टैट्यू में बना है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अंडर द गवर्नमेंट, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब जरूरी नहीं कि भारत के अंदर ही हो, भारत के बाहर भी हैं, बट प्रोवाइडेड कि किसके कंट्रोल में चल रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल में चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड अब्रॉड। चलो भाई, तो इसका मतलब बताओ जल्दी जल्दी कौन कौन लोग हुए? लेजिस्लेचर हो गया और एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशियरी नहीं हुआ। एक केस, लोकल अथॉरिटीज थर्ड नंबर पे आ गया। एक केस है, तुमने बोलोगे सर जुडिशियरी के बारे में बता ही दीजिए, उसके बाद कुछ पढ़ाइएगा, तो ये है। इसको ऐसे करो तो जैसे मैंने 2 लाइन खींचा है, 2 लाइन खींचा है मैंने, ठीक है। अब जरा केस का नाम पढ़ो, अब पढ़ो तो इसमें क्या लिखा हुआ है? AR अंतुले वर्सेस RS नायक। अच्छा एक बात बताइए, कोर्ट जो है वो जनरल रूल इज दैट कि वो स्टेट में नहीं आता है, लेकिन कोर्ट जुडिशियल फंक्शन ना करके नॉन जुडिशियल फंक्शन करे, तब तो वो माना जाएगा ना। अब नॉन जुडिशियल का मतलब या एग्जीक्यूटिव का काम कर रहा है या वो लेजिस्लेचर का काम कर रहा है, लेकिन अगर वो अपना प्योर जुडिशरी का काम कर रहा है तो फिर वो स्टेट नहीं है। तो जुडिशियरी भी स्टेट माना जा सकता है। कब माना जा सकता है बोलो? जब वो अपना काम छोड़ के दूसरे का काम करे। क्लियर है जी? चलिए केस का नाम बोलो। पढ़ लिया? चलिए, अब इसमें ना एक्चुअली क्या है कि आपको ऊपर में एक हेडिंग लिख लो, गवर्नमेंट कंपनी या कॉरपोरेशन एज स्टेट, एज स्टेट क्वेश्चन मार्क। लिख लिया? अब क्वेश्चन ये है तुम लोगों से कि जो सरकारी कंपनी होती है या जो सरकारी कॉरपोरेशंस होते हैं, क्या वो भी स्टेट माने जाएंगे? लेजिस्लेचर तो मान लिया गया, गवर्नमेंट तो मान लिया गया, अब बात आ रही है सरकारी कंपनी या सरकारी कॉरपोरेशन का। जल्दी बोलो, कितने लोगों को लग रहा है माने जाएंगे? कितने लोगों को लग रहा है नहीं माने जाएंगे? जो अकेला चला है वही देश जीता है। हाँ हाँ, नहीं माने जाएंगे। अच्छा, कभी कभी अकेला वाला हार भी जाता है ना।
बाकी बच्चा तो ये सोच के हाथ उठाया है कि अगर माना जाएगा तभी तो इतना लिखा हुआ है, नहीं तो एक लाइन में लिखा रहता नो। ऐसा नहीं है। कहानी क्या है जरा सुनो। कहानी ये है, तो केस हुआ था आरडी सेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब। कभी कभी इस सब केस का नाम देखता हूँ ना, और जब मैं पहली बार लाइफ में इसको पढ़ा था और याद किया था अपना एग्ज़ाम देने के लिए, तो मैंने उस समय सोचा नहीं था कि ये मेरी ज़िंदगी का पार्ट बन जाएगा। मतलब अभी एकाएक मन में पता नहीं ऐसा है कि कितना बार बोलूँगा इसको। मतलब ये केस मैंने अपने ज़माने में याद किया था, बहुत याद किया था एग्ज़ाम देने के लिए, जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो। अब इतना बार मुझे तो लग रहा है ये ज़िंदगी भर का मेरा पार्ट ना बन जाए, मतलब है कि नहीं। आरडी, क्योंकि जो और सीएस होते हैं जो पढ़ाते नहीं हैं, वो तो सीएस बनने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं, नौकरी करने गए, रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, जो भी काम करना कर रहे हैं। लेकिन मेरे तो ज़िंदगी का पार्ट ही बन गया ये लोग। आरडी सेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी और अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब। अरे कभी कुछ इमोशनल बात किया करूं तो चेहरा इमोशनल जैसा बनाया करो। मैं एकदम इमोशनल बात कर रहा हूं कुछ। हाँ तो हाँ रोला, देखो रोने लगा ना, देखो हाँ अब मजा आया। देखो कितनी बार तुमको इस दुख, ये दुख तुमको समझ में आया कि मैंने क्या बोला, कि जब मैंने पहली बार पढ़ा होगा तो मुझे नहीं मालूम था कि ये मेरी जिंदगी का पार्ट बनने वाला है। मैं ये कहना चाह रहा था। छी 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 छी। अच्छा कुछ बच्चों को दया पर ली 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 हैं। अच्छा आप में से कितने बच्चों को ऐसा लग रहा है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये जिंदगी का पार्ट बन जाएगा हमारा? नहीं लग रहा है। ये सब प्रोस्पेक्टिव टीचर्स हैं, इसका मतलब इस सब पे ध्यान देना पड़ेगा कि मेरे आसपास कहीं बिल्डिंग तो नहीं ले रहा ये लोग। खैर मैं मजाक कर रहा हूँ। एनकेजे सब्सिडी। चलिए आइए, आरडी सेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब। बोल बोल के थक गया हूँ। सुनिए, इस केस में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि नीचे लिखे गए 1 2 3 4 5 6 छयों में से अगर कोई भी फीचर दिख गया तो वो स्टेट है, लेकिन छयों में से कोई भी फीचर नहीं दिखा तो फिर वो स्टेट नहीं। अब जैसे गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट तो वहां मात्र 51% शेयर लेके भी गवर्नमेंट कंपनी बना सकती है। तो आज 51% शेयर है तो तुम बोल दोगे स्टेट, और कल वो 2% घटा ले और 49% पे होल्डिंग ले आए तो तुम बोलोगे स्टेट नहीं है। भाई इतना जल्दी जल्दी स्टेट चेंज होना भी अजीब बात है भाई, है ना। इसलिए कहा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। हम आपको 6 टेस्ट बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? 6 टेस्ट बता रहे हैं। 6 में से किसी भी टेस्ट में पास कर जाएगा तो वो स्टेट बन जाएगा, लेकिन 6 में से किसी भी टेस्ट में पास नहीं हुआ तो फिर वो स्टेट नहीं है। याद रहेगा। शुरू करें टेस्ट। आइए, पहला टेस्ट, क्या उस कॉरपोरेशन का 51% नहीं, एंटायर का मतलब 100%, क्या 100% शेयर कैपिटल सरकार ने ले रखा है? यार 100% ले रखा है तब तो स्टेट माना ही जाना चाहिए। नहीं, 100% तो 100% हो गया ना यार, अब कोई दूसरा आदमी तो है ही नहीं उसमें। नहीं, चलो दूसरा, या हो सकता है कि वो कॉरपोरेशन कंपनी ना हो, कुछ और हो, तो शेयर कैपिटल वर्थ तो होगा नहीं। पर जो भी है वो मालूम चला कि आपने शेयर नहीं खरीदा, पर आप इतना फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं उसको कि मालूम चला उसका 100% खर्चा आप ही उठा रहे हैं। फिर वही बात, 100% खर्चा तुम उठा रहे हो तो तुम्हारा ही हुआ ना वो। आप किसी पर 100% खर्चा कीजिए, वो आप ही की हो जाएगी, मतलब जो भी है। ऐसा होता है ना, आप 100% खर्चा करके देखिए। 100% का मतलब समझ रहे हैं ना, पूरा शुरू पढ़ाई लिखाई दवाई, है ना, सब कुछ आप दीजिए, देखिए दैट पर्सन विल बिकम योर्स। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब बाद में जब टूट जाए तो पूरा बिल दे देने का। क्या दे देने का? बिल दे देने का। तो बिल रखने का हमेशा, वो भी जीएसटी वाला, है कि नहीं। चलिए खैर, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ अलग है। आइए, अच्छा उस कॉरपोरेशन को क्या दे रखा है तुमने? अच्छा मोनोपोली दे रखा है। मोनोपोली तो सिर्फ सरकार का होता है, और ये कर रहा है, इसका मतलब इसको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। तो मोनोपोली तो सिर्फ सरकार कर सकती है ना, प्राइवेट पार्टी को तो अलाउड ही नहीं है। तो मोनोपोली है, इसका मतलब वो स्टेट है। अगला, अच्छा सरकार का डीप और परवेसिव कंट्रोल है उसमें। डीप का मतलब छोटे छोटे मुद्दे पे भी, परवेसिव का मतलब हर लेवल पे। मतलब उस कंपनी में गेट भी लगता है ना, गेट तो भी मिनिस्ट्री से अप्रूवल हो गया आता है। बताइए, गेट लग रहा है तो आ रहा है मिनिस्ट्री से अप्रूवल, तो भयंकर डीप हो गया यार।
तो डीप एंड परवेसिव, परवेसिव मतलब एट एवरी लेवल, बच्चों ने पढ़ा होगा। अच्छा अगला, मालूम चलो उस कॉरपोरेशन का काम पब्लिक इंपॉर्टेंस वाला है और ऐसा लग रहा है जैसे सरकारी जैसा है। जैसा एग्जांपल डीएमआरसी, लिखो डीएमआरसी। डीएमआरसी का क्या काम है? डीएमआरसी का क्या काम है? डेयरी मिल्क। ए भगवान, मतलब डीएमआरसी कौन है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का क्या काम है? मेट्रो रेल चलाना। मेट्रो रेल चलाना, रेल चलाना किसका काम? सरकार का। तो मेट्रो रेल चलाना भी काम तो सरकारी ही है। तो सरकारी नेचर का काम कोई भी कंपनी करेगी तो माना जाएगा जैसे वो भी स्टेट है। आगे बढ़े। अच्छा, पूरा डिपार्टमेंट ही गवर्नमेंट का उस कॉरपोरेशन को ट्रांसफर कर दिया गया। फॉर एग्जांपल एनएसडीएल, आपको याद होगा पैन कार्ड कौन बनाता है? नहीं, पैन कार्ड बनाना किसको चाहिए था? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अगर आपने देखा होगा तो पैन कार्ड पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिखा रहता है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम कौन कर रहा है? एनएसडीएल, यूटीआई। यूटीआई तो थोड़ा कम कर रहा है, मैं देख रहा हूँ आजकल। एनएसडीएल ही ज़्यादा कर रहा है? नहीं, मेरा तो पैन कार्ड यूटीआई ने बनाया हुआ है, तो तुम लोग का एनएसडीएल है। कितने लोग का पैन कार्ड है क्लास में? उल्टा, कितने लोगों का नहीं है? अच्छा, जिन लोगों का नहीं है वो आज तक ये सोच रहे हैं कि पैन कार्ड ले लेंगे तो शायद टैक्स भरना पड़ेगा, इसलिए तो पैन कार्ड नहीं लिया है। तो तुम लोग क्या, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड है क्या आजकल? पैन कार्ड? अच्छा, आधार कार्ड है? अच्छा, आधार कार्ड है तो ठीक, चलो कोई बात नहीं, पर मेरा मानना है आपको पैन कार्ड ले लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? पैन कार्ड। चलिए जी, तो ये 6 टेस्ट हैं, 6 में से कहीं भी फॉल कर जाओगे यू विल बिकम द स्टेट, अदरवाइज यू आर नॉट अ स्टेट। याद रखिएगा, सिंपल सा कहानी। चलिए, एक केस हुआ है जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन पूछता हूं, बिना देखे मत देखो नीचे, मत देखो नीचे, इधर देखो, इधर 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 भाई, उनकी बहनों इधर देखिए। चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। अच्छा, एक बात है, भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाला नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे कौन है? आईसीसी, बीसीसीआई है ना, आईपीएल। अरे आईपीएल जो है वो बीसीसीआई का ही है ना? मुझे जल्दी बताओ, अरे इधर देखो, हाँ जी बताओ कौन है? बीसीसीआई एक तरीके का लगभग अथॉरिटी हो गया भारत में क्रिकेट का, नहीं हो गया? तो क्या बीसीसीआई को हम स्टेट मानेंगे? नो सर। यस सर। नो सर। यस सर। नो सर। यस सर। कितने लोग बोले बीसीसीआई को स्टेट नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, है ना? ये सब के सब चोर सब हैं जो नीचे देख लिया है, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस में कैसे बोल रहा है, वो नीचे देख लिया है, मैंने बोल्ड किया हुआ है। हाँ, देख लिया ना तुम लोग यार, मतलब हद कर गए। अच्छा, कितने लोग बोल रहे हैं वो माना जाएगा? कहा अब कौन बोलेगा? याद रखिएगा, सुनने में बीसीसीआई स्टेट जैसा लगता है, लोगों को लगता है जैसे वो सरकारी है, लोगों को लगता है जैसे वो सरकारी है कि भाई क्रिकेट के मामले में सुप्रीम डिसीजन मेकर तो वही है भारत में, पर ये स्टेट नहीं है। याद रखना, बीसीसीआई में सरकार का कोई कंट्रोल नहीं। देख लो, नॉट शोन टू बी फाइनेंशियली, फंक्शनली और एडमिनिस्ट्रेटिव डोमिनेटेड बाय या कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, है ना? अब बोले नहीं सर, गवर्नमेंट के हिसाब से तो चलते हैं, गवर्नमेंट ने बोला पाकिस्तान नहीं खेलने जाओगे तो नहीं जा रहे हैं वो, तो सरकार सिर्फ रेगुलेटरी नेचर में काम कर रही है, उनका वो डिसीजन नहीं ले रही है, ऊपर ऊपर से देख रही है सिर्फ। अब ऐसे सरकार ने बोल दिया पाकिस्तान हमारी टीम नहीं जाएगी, तो बीसीसीआई थोड़ी एक्शन ले लेगा उसके खिलाफ, नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। तो इसका मतलब सरकार इज ओनली रेगुलेटर, सरकार इज नॉट द मनी प्रोवाइडर। क्या बीसीसीआई को सरकार पैसा देती है? बीसीसीआई इतना अमीर हो गया कि वो सरकार को पैसा दे दे? देख रहे हो ना, बीसीसीआई के पास कुछ ज़्यादा ही पैसा है। इस देश में बस 2 ही लोगों की चलती है, या तो क्रिकेटर की या फिल्म स्टार्स की, है ना? आजकल मैं देख रहा हूँ यूट्यूबर्स भी एक नया निकला है, यूट्यूबर्स अभी काफ़ी आगे बढ़ता जा रहा है कि नहीं? और कभी कभी मुझे लगता है बेकार में इतना पढ़ता पढ़ाता हूँ, मैं भी जाके अतरंगी सा वीडियो बनाता हूँ,
और वायरल, लेकिन अब वो भी वायरल होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अतरंगी भी 1 लाख तरीके के हो गए हैं आजकल, बड़ा मुश्किल है। आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो यूट्यूबर सब पे काफी बढ़िया आगे बढ़ गया है? आपका कितने सब्सक्राइबर्स? अरे वाह, क्या बात है यार। और कोई दोस्तों का है? क्या गेमिंग का? ये क्या होता है? साथ में बैठे गेम खेलते हैं? तो टाइम है, कॉन्स्टिट्यूशन बन पड़ेगा। गेमिंग बताओ, है ना? तो ये एक चीज देख रहा हूं कि अब एक नया प्रोफेशन इस भारत में बना है, दैट इज ऑफ यूट्यूबर्स, बशर्ते कि वो क्लिक कर जाए, वो तो भगवान पे चलता कौन वीडियो कहां से किसका क्लिक कर जाए। चलिए खैर, हाँ जी, याद रखिएगा, क्या सरकार का रोल परवेसिव था? नहीं, ओनली रेगुलेटरी। तो मैंने बोला था डीप एंड परवेसिव कंट्रोल होगा तब माना जाएगा स्टेट, अगर डीप एंड परवेसिव कंट्रोल है तो स्टेट माना नहीं जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। चलिए, इसके बाद मुझे लगता है अगला पेज आर्टिकल 14 आ गया होगा। नहीं नहीं, हाँ अगला आ गया होगा, आ गया होगा। अभी बस इसमें 1 घंटा लगेगा बस। और अच्छा, आधा घंटा में कराता हूँ, ठीक है। चलिए इधर देखिए, आधे घंटे में नहीं, 30 मिनट में करा दूंगा। चलिए जरा ध्यान से सुनिए, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिए। क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है? कितना भी पढ़ लोगे जवाब नहीं दे पाओगे, इसलिए जो नीचे देखने से फायदा नहीं है, दिमाग का ही इस्तेमाल करो। कुछ लोग तो जीव निकाल के, जीव निकाल निकाल के लग रहा है वहां से आ रहा है, पूरा उसको देखे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है पूरा चाट जाएंगे आज स्क्रीन को। हैं? कर सकते हैं। सोच लो। कुछ एकदम गजब स्टाइल का, नो नो नो। एक्चुअली कुछ बच्चे मेरे क्लास में इतने एकदम फिल्मी टाइप के हैं ना, कि उनको पता नहीं है कि उनके लाइफ स्टाइल में ही स्टाइल आ गया है। वो पीछे से बोलो नो, तभी तो देश बेचारा हिला हुआ है। बोलो जल्दी से, कितने लोग बोल रहे हैं यस, फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकता है? ठीक है। कितने लोग बोल रहे हैं नो, फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं हो सकता? अच्छा, जो लोग कहीं हाथ नहीं उठाए हैं, क्या आधा आधा, मतलब अमेंड हो भी सकता है? नहीं बोल, पेंडुलम हो गया है? मैं बताऊंगा वही आंसर होगा, मेरे पे विश्वास है तुम लोगों को? तुम लोग हमारे साथ हो? ऐसा है क्या? ओहो, चलो करते हैं। तो ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं, फंडामेंटल राइट को अमेंड करना ये बहुत रिस्की काम है, इसलिए इसको गंभीरता से सुनो। शांत हो जाओ, हाँ जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, एकदम शांत, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाला चीज़ है ये, और टेंशन हुआ भी बहुत है। देख लो तुम कितना केस हो गया। अगर इसका आंसर 1 लाइन का होता तो इतना केस नहीं हुआ होता, है ना? तुम गोलकनाथ केस दिख रहा होगा, अगले पेज पर जाओगे तो केशव आनंद भारती वाला केस होगा, है ना? तो मुझे याद ही हो गया ये सब, यही है ना? चलो इधर देखो, शांत 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 शांत, हाँ जी शांत हो जाइए प्लीज। सुनो, सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं ना कि फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकता है या नहीं, उसमें ना आर्टिकल 13 बहुत बड़ा बीच में हिंड्रेंस बनता है। आर्टिकल 13 को अगर वर्ड बाय वर्ड पढ़ोगे, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मना कर रहा है। जरा पढ़िए तो आर्टिकल 13 को। भयंकर धमकी दिए हुआ है। क्या बोले हुआ देखो, यहां तक अलग यहां तक अलग, लेकिन दोनों लाइन नेगेटिव है, दोनों में ही धमकी ही दे रहा हो। अब वो क्या धमकी दे रहा है देखो, आर्टिकल नंबर 13 कहता है कोई भी लॉ, अब लॉ का मतलब तो कुछ भी, लॉ का मतलब तो देख लो यहां पर एक्ट भी है, ऑर्डिनेंस भी है, ऑर्डर भी है, बाय लॉ भी है, रूल भी, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूजेस, सब कुछ।
मतलब भारत का कोई भी लॉ चाहे किसी फॉर्म में हो, एक्ट के फॉर्म में हो, रूल के फॉर्म में हो, रेगुलेशन के फॉर्म में हो, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ऑर्डर्स, है ना, बाई लॉज, कुछ भी हो, कोई भी लॉ अगर गया किसके, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट, तो उसको कर दिया जाएगा इनवैलिड। समझ लें, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद का हो। तो बोले सर कॉन्स्टिट्यूशन से पहले भी लॉ था क्या? अच्छा 1950 से पहले के कितना लॉ पढ़ते हैं हम लोग? अरे 1800 का पढ़ते हैं हम लोग, 1800 वाला नहीं पढ़ते हम लोग। अरे आईपीसी तुम्हारा कब है? आईपीसी 1860, तो प्री कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है वो। अरे कॉन्स्टिट्यूशन तो 1950 में आया ना यार। तो कॉन्स्टिट्यूशन से चाहे पहले या कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट के खिलाफ गया ना तो मर जाएगा। क्या हो जाएगा? मर जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनवैलिड। और सुनो, उसके साथ एक हिदायत भी दे रहा है, स्टेट मेरी बात सुन, कोई भी ऐसा लॉ मत बनाना जिससे फंडामेंटल राइट के साथ कुछ भी हो। फंडामेंटल राइट तुम ले लो, फंडामेंटल राइट को तुम अमेंड करो, फंडामेंटल राइट को छोटा करो, ये सब कुछ भी अलाउड नहीं होगा। तो आर्टिकल 13 तो फंडामेंटल राइट को टच तक नहीं करने दे रहा, नहीं करने दे रहा ना। बात अब कुछ लोग बोलेंगे जब टच नहीं करने दे रहा है तो आर्टिकल 31 डिलीट कैसे हो गया? तो कुछ तो हुआ होगा, आगे देखते हैं। चलो, ये आर्टिकल 13 बड़ा भयानक था भाई। फंडामेंटल राइट को तो ऐसे बचा के रखा है जैसे नई नवेली दुल्हन, है कि नहीं? यही ना। लेकिन सुनिए आप, अब गोलकनाथ केस में, अब भारत के लोग भी कम है ना, वो थोड़ी हैं, घुस गया इसमें, कहा नहीं आर्टिकल 13 को तो बर्बाद करूंगा, है ना। इस बार पूछा गया कि सर एक बात बताइए, चलिए बाहर के किसी लॉ से तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंड कर देते हो। जैसे मान लो मैं कॉन्स्टिट्यूशन हूं, इधर देखो, मान लो कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन हूं, मैं क्या हूं? कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन यहां से लेके यहां तक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हूं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हूं तो हो सकता है यहां पे हो कि स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, यहां पे है फंडामेंटल राइट्स, यहां पे क्या है? फंडामेंटल राइट्स। दिल किधर होता है? इधर होता है, किधर होता है? मेरा है ना, इधर ये दिल, इस दिल में फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट थर्ड, ये ना पार्ट थर्ड। तो सुनो, बाहर के किसी लॉ से तुम इसको टच नहीं कर सकते। ये तो पक्का आर्टिकल 13 ने मना किया है कि बाहर का कोई भी लॉ इसको टच किया तो मारा जाएगा। यही था ना आर्टिकल 13। गोलकनाथ केस में क्या बोला कि बाहर के लॉ से हम इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसी को चेंज कर दे रहे हैं। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके क्या ऐसा कर सकते हैं? मतलब बाहर के लॉ से, तो बाहर के लॉ में तो औकात नहीं है कि फंडामेंटल राइट को छू दे वो, लेकिन हम बाहर के लॉ से कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ना कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज कर दे रहे हैं। बोलो, आप बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? बाहर के लॉ से इसको कुछ नहीं करेंगे, बाहर के लॉ में तो औकात ही नहीं कि फंडामेंटल राइट को टच कर ले। हम बोल रहे हैं बाहर के लॉ से नहीं, अंदरूनी चेंज कर दे रहे हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज कर दे रहे हैं, अंदर ही चेंज कर दे रहे हैं। अरे क्वेश्चन समझ में आया? पहले बाहर के लॉ से आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अंदर अंदर ही हम क्या कर दे रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन को ही मतलब अंदर से चेंज कर दे रहे हैं। अब बोलो, कितने लोग बोल रहे हैं कि सर गोलकनाथ केस का जरा देखिए तो क्या फैसला है? नहीं माना, नहीं माना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके भी नहीं कर सकते। बोलो, कहां पे लिखा हुआ नहीं कर सकते? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भी नहीं कर सकते। अगर फंडामेंटल राइट, मतलब आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर फंडामेंटल राइट तक पहुंच रहा है तो वो अमेंडमेंट ही नल एंड वॉइड। मतलब आर्टिकल 13 तो भयंकर यार, भयानक है यार, है कि नहीं? मतलब आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट का कितना सुरक्षा कर रहा है। इतना सुरक्षा करने वाला हमें कोई मिल जाए तो हम कितने बलवान साबित होंगे, है कि नहीं? बताओ कितना प्यार से रखा है कि फंडामेंटल राइट को टच नहीं कर सकते तुम। हाँ, लेकिन ये देखो सामने वाला भी जिद पर था, कहा ना कुछ तो करूंगा। क्योंकि देखिए 1950 और आज के दिन में सोसाइटी में भी बहुत चेंज आ गया। तो एक बात बताइए, फंडामेंटल राइट आपने लिखा 1950 के हिसाब से,
1950 में कुछ राइट्स ऐसे थे जिसको फंडामेंटल राइट्स बनाने की जरूरत थी, लेकिन आज हो सकता है वो इशू ही खत्म हो गया हो, तो अब उस चीज को फंडामेंटल राइट बनाने की जरूरत ना हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, पहले बताइए आप। तो उस केस में यार मतलब अजीब बात कर रहे हो कि फंडामेंटल राइट को जिंदगी भर टच नहीं कर सकते, ये क्या मतलब है? न बाहर के लॉ से, न कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आप कुछ नहीं कर सकते, ये अजीब बात है। तो इन्होंने क्या किया सो सुनो। इन्होंने क्या किया, ये सारा कहानी कहाँ लिखा था? 13 में। इन्होंने 13 में ही क्लॉज 4 जोड़ दिया, मतलब 13 क्लॉज 1 क्लॉज 2 क्लॉज 3, एकदम भयानक भयानक स्टेटमेंट बोल रहा था। कहा रुक रुक तो अभी बताता हूं, है ना। उसमें क्या जोड़ दिया? 4। अब 4 में क्या लिखा था, ये लाइन देखो, मतलब नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब बाहर से अफेक्ट तो नहीं कर सकती, तो आज भी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके आप चेंज कर सकते हैं। अब बोलोगे सर ये कौन सा बात है, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट भी लॉ का इंटरप्रिटेशन करता है, जब क्लॉज 4 जुड़ गया तो जुड़ गया ना, अब वो लॉ के अनुसार डिसीजन देगा ना। पहले नहीं था परमिसेबल, अब परमिसेबल है, क्या करेंगे आप? लेकिन देखिए अब देखिए कितना जिद यहां मचेगा। सो देखो आप, यहां इधर से सरकार ने क्या जुड़वा दिया? क्लॉज 4। क्योंकि मुझे लग रहा है सरकार को लगा होगा कि कोई ना कोई फंडामेंटल राइट छीनूंगा या कम करूंगा, लेकिन आर्टिकल 13 बीच में बार बार आ रहा था, तो इन्होंने क्या कहते लॉ ही बदल दिया। आर्टिकल 13 में क्या जोड़ दिया नीचे जाके, नंबर 4 पॉइंट, और नंबर 4 पॉइंट में क्या लिख दिया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो अलाउड होगा। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो आर्टिकल 13 लगेगा ही नहीं। तो अगर आर्टिकल 13 नहीं लगेगा तो इसमें फंडामेंटल राइट खुल गया, अब आराम से उसको हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लेकिन इस अमेंडमेंट पे भी केस हो गया, मतलब कुछ लोग इस अमेंडमेंट पे भी केस कर दिए कि जो क्लॉज 4 जोड़ा गया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नहीं समझे? तो सुनिए, फाइनली केशव आनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भाई फंडामेंटल राइट कैन बी अफेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बाहर से तो नहीं हो सकता, अंदरूनी अमेंडमेंट हो सकता है। हाँ, लेकिन एक बात मैं जोड़ देता हूं इसके साथ, बस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को मत छेड़ना, बस। बेसिक स्ट्रक्चर कहां मिलता है आपको? प्रियम्बल, यस। अब जैसे वहां पर लिखा हुआ है भारत सेकुलर देश है, मालूम चला फंडामेंटल राइट में से सेकुलर ही हटा दिया। नहीं समझे आप? अब सरकार का अपना एजेंडा होता है, अगर भी सरकार को तुम पावर दे दोगे तो जानते हो क्या करेगा? सबसे पहले सेकुलर वर्ड हटा देगा। सेकुलर वर्ड हटा दिया, अब बताइए सेकुलर वर्ड हटा दिया तो हो गया ना दिक्कत। फिर कुछ धर्म के लोगों को तो दिक्कत हो ही जाएगा इस देश में, है ना। भारत सेकुलर देश है ना भाई, जितने धर्म के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोगों के सबके लिए देश है। तो अभी की सरकार को अगर तुम ये मौका दे दोगे ना, तो सबसे पहले कहा अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करता हूं, और सबसे पहले कौन वर्ड हटा देगा? तो इसलिए बोला बेसिक स्ट्रक्चर को छू नहीं सकते तुम। अच्छा बाकी चीजें कर सकते हैं, जैसे आर्टिकल 31 हटा दिया, नहीं जरूरत था, हटा दिया। अब वो हो सकता है बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आता होगा, वो था राइट टू प्रॉपर्टी, हटा दिया। सरकार को दिक्कत हो रहा होगा, राइट टू प्रॉपर्टी ना होने के बावजूद भी हम जिंदा हैं, चल ही रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं, सीना तान के चल रहे हैं। लेकिन अगर आज सेकुलर वाला वर्ड हटा दे तो वो कुछ ऐसे धर्म वाले होंगे जिनको इस देश में रहना मुश्किल हो जाएगा, जैसे पाकिस्तान में होता है, जैसे बांग्लादेश में होता है। नहीं होता है? दूसरे देश में आपको मालूम है ना, जो सेकुलर देश होते हैं वहां पे हर धर्म के लोग रहते हैं और अच्छे से रहते हैं और सीना तान के रहते हैं। लेकिन जो देश धर्म के अनुसार पे बनाए गए हैं उसमें दूसरे धर्म के लोगों को रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हमारा सेकुलर होना हमारी पहचान है और सबसे अच्छी बात है कि नहीं? सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? यही हमारे देश में क्या लाता है? यूनिटी। क्या लाता है? यूनिटी। तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है ना। हाँ, तो अब मुझे बताओ लास्ट, केशव आनंद भारती के बाद बोलो क्या हुआ? सर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके आप फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकते हैं, बशर्ते बेसिक स्ट्रक्चर को मत छेड़ना भाई। बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ोगे वो हम गलत कर देंगे, आर्टिकल 13 बीच में आएगा, नल एंड वॉइड। बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ किए बिना अगर फंडामेंटल राइट में आगे पीछे करना चाहते हो तो कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो तुम सीधा आंसर यही लिखोगे या आओगे धीरे धीरे आर्टिकल 13, गोलकनाथ, फिर केशव आनंद भारती? एक्चुअली 4 केस में तुमको आना पड़ेगा। चलो तो एक बार में आंसर हो गया था कि 4 स्टेजेज में? पहला लिखो, वेदर फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड। बोलो बोलो, इसका आंसर कैसे होगा? सर सबसे पहले आएगा आर्टिकल 13। क्या एकदम मना कर रहा है ये? बोलो।
चलो, उसके बाद आया गोलकनाथ केस। क्या बोला ये चाह रहा था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या चाह रहा था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इधर लिख देता हूँ गोलकनाथ केस। और गोलकनाथ केस में क्या हुआ? ये चाह रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके हम फंडामेंटल राइट को चेंज करना चाहते हैं थ्रू। क्या ये भी अलाउ किया? नहीं। आपको याद होगा ये भी अलाउ नहीं किया। लेकिन ये आर्टिकल क्या है तुम्हारा? 30 ना। तो क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल क्या है? 13। क्या ये थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अलाउ किया है? बोलो बोलो। ये अलाउ कर दिया है, प्रोवाइडेड। अब मैं क्या लिख रहा हूं? प्रोवाइडेड। अब सुनो, प्रोवाइडेड को जोड़ना इससे। बताओ किसका नाम? केशव आनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ करेला। क्या है? केरला, है ना। तो याद रखिएगा यही चीज डिट्टो यहां पे हो जाएगा। डीओ का मतलब डिट्टो, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्लस क्या? प्लस बेसिक स्ट्रक्चर रिमेन सेम। बेसिक स्ट्रक्चर विल नॉट बी, बोलो, विल नॉट बी अफेक्टेड। अगर ऐसा हो तो ये अलाउड है। ये मतलब हुआ ना? नहीं समझ में आया ये सब? तो कितने स्टेजेज में हुआ? 4। शुरुआत के 2 स्टेज में तो एकदम नाना किए हुआ है, और लास्ट की स्टेज में जाके थोड़ा दिल पिघला है, और ना से ये हाँ हो गया। बट विद अ राइडर, राइडर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ना मत। अगर बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ा तो हम ये अलाउ नहीं करेंगे। अगर हैंडराइटिंग समझ में ना आए तो बगल वाले से पूछिए। अगर बगल वाले को भी समझ में ना आए, उसके बगल वाले से पूछिए, और उसको भी समझ में ना आए तो CS नीतीश कुमार जायसवाल से पूछिए। कौन है ये CS नीतीश कुमार जायसवाल? कहाँ से आता है? कहाँ? MG हेक्टर से आता है आजकल। हैं? स्कूटी चलाते देखा तुम लोगों ने मुझे? नहीं, ऐसे रैंडमली कभी है, वो वीडियो में देखा। FR का मतलब फ्री रिजर्व्स। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए कॉन्टेक्स्ट वाइज कैसे चेंज हो जाता है। ये अगर अकाउंट्स की क्लास होती तो, या कंपनी लॉ की, तो ये फ्री रिजर्व्स होता है। यही आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो क्या हो गया? फंडामेंटल राइट। तो समय बदलते ही चीजें बदल जाती हैं। ठीक है, हो गया? लिख लिया सबने? बेसिक स्ट्रक्चर विल नॉट बी अफेक्टेड, ये लिखा हुआ। तुम्हें आंसर अगर हां में देना ना, तो इस दोनों को मिला के देना है, क्लॉज 4 और केशव आनंद भारती। ये दोनों को मिला के आंसर दोगे तो तुम्हारा ये हां में आंसर आएगा। बाकी गोलकनाथ और आर्टिकल 13 तो बुरा ही था, वो तो ना ही बोल रहा था। चलिए हटाऊं क्या? चलिए अब सुनो, ये जो हम आर्टिकल 13 पढ़े, इसको लेके 3 प्रिंसिपल्स बताया, 3 डॉक्ट्रिन बताया सुप्रीम कोर्ट ने। पहला, सीवियर बोल के एबिलिटी बोल देना, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरबिलिटी, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर ऑफ राइट्स, ये 3 डॉक्ट्रिन पढ़ना है बस। उसके बाद छुट्टी। आइए, सीवियर का मतलब लिखो अलग करना, डिटैच। अटैच का उल्टा डिटैच। ठीक, अलग करना। चलिए, डॉक्ट्रिन ऑफ सिविलिटी क्या कहता है, इसको जरा तुम लोग पढ़ो तो स्पीड में। इस सब
पढ़ना बहुत जरूरी है, बस लास्ट ही के तो कुछ पल चल रहे हैं, पढ़ लो। पढ़ लिया? एक्चुअली तुम लोग क्या करते हो ना, जहां मैं इटैलिक करता हूं, जहां मैं बोल्ड करता हूं, उसको पहले पढ़ के कहा, बाकी तो देख लेंगे बाद में। पूरा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ लिया? टाइम जो हो रहा है, कहाँ पढ़ लिया? पढ़ लिया, जल्दी जल्दी पढ़ लिया पक्का? चलो अब जरा देखना अच्छे से, एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका जवाब दीजिएगा। देखो इधर देखना, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, जल्दी देखो इधर। मालूम चला एक लॉ है, ये एक लॉ है, ठीक है जी। अब इस लॉ का इतना पार्ट जो है वो अगेंस्ट फंडामेंटल राइट है। मतलब एक लॉ है, एक एरिया था, ये लॉ था, इस लॉ का इतना पार्ट अगर तुम परसेंटेज में देखो तो लगभग 30% है या 25%, कुछ ऐसा ही, 30 ही मानो। चलिए अब एक बात बताइए, क्या फंडामेंटल राइट के खिलाफ कोई लॉ हो तो लॉ तो इनवैलिड हो जाएगा, आर्टिकल 13 लग जाएगा। पर वो आर्टिकल 13 का इंटरप्रिटेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यार इतना भी विध्वंसी मत बना दो आर्टिकल 13 को। नहीं समझे आप? कि मालूम चला फंडामेंटल राइट के खिलाफ एक लाइन लिख दिया बस लॉ ही खत्म। तो इतना भी थोड़ी होता है कि नहीं? अब इतना भी बुरा नहीं है आर्टिकल 13, यार हद कर रहे हो तुम लोग यार। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप जो पार्ट अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट है उसको काट के हटा दीजिए, और जो बच गया ना उसको जिंदा रहने दीजिए। एक बात बताइए, किसी आदमी को हाथ में गोली लगी, गोली लगने की वजह से जहर फैला, तो जहर फैला तो आदमी को मार दो या हाथ काट के भी हटा दिया जाता है? जी होता है ऐसा, हाथ काट के हटा दिया जाता है, बाकी शरीर काम कर रहा है, जिंदा तो है इंसान कम से कम। तो इतना भी बुरा मत बनाओ आर्टिकल 13 को, लेकिन याद रखना ये तब होगा जब ये सीवियर होने लायक हो। अब मैं तुम्हें अगला केस बता रहा हूं, देखो मैं क्या कर रहा हूं। देखिए एक लॉ है ना, ये एक लॉ है ना। अब इस लॉ में जो फंडामेंटल राइट के खिलाफ चीजें जा रही हैं वो यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, यहाँ 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 पे, यहाँ 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 पे, 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 यहाँ पे। अब आप मुझे बताइए, कहा तरबूज? तरबूज लग रहा है ये, है ना? आप मुझे बताइए अब इसको कैसे काटोगे आप? काटने के चाकू से? मतलब आप इसको काटोगे, क्या कुछ बचेगा पहले बताइए? तो याद है कि इट इज नॉट सिविरेबल, मतलब ये काटने लायक नहीं है। तो इस केस में तो ये पूरा ही क्या होगा? बात समझ में आई कि नहीं है पहले बताइए आप। तो चलो मुझे जल्दी बताओ तो कहां लिखा हुआ है कि अगर वो सिविरेबल है तभी? कहां लिखा हुआ है लाइन? हाँ, इफ रियली इट इज सिवरेबल, काटने लायक होगा तो। नहीं काटने लायक है, द होल लॉ विल बी इनवैलिड, द होल लॉ विल बी इनवैलिड। याद रहेगा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख? चलिए अब आ जाइए डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण। नहीं जानते हो तुम लोग? इतना भी नहीं मालूम है? ग्रहण, ठीक है। ग्रहण कब लगता है सर? जब हम गहना पहन लेते हैं। क्या होता है ग्रहण? जब एक, क्या बोलते हैं, जैसे अर्थ क्या है? प्लैनेट। जब एक प्लैनेट और सूर्य के बीच में कोई दूसरा प्लैनेट आ जाए तो वो कौन सा ग्रहण हो गया? सूर्य ग्रहण। अगर अर्थ और मून के बीच में कोई आ गया प्लैनेट तो चंद्र ग्रहण, है ना? जो भी, हाँ हाँ वो इंग्लिश में वही, ठीक है। और बाकी इसी तरीके से ग्रहण लगता है। तो इसका मतलब कोई बीच में आ जाता है।
इसका मतलब कोई बीच में आता है और रिश्ते पे ग्रहण लग जाता है ना। ये बीच में आने वाले लोग बड़ा तंग करते हैं नहीं दुनिया में। क्या है, कितने लोगों को लगता है कि बीच में किसी का नहीं आना चाहिए। अच्छा देखो, काफ़ी दुख हुआ है लाइफ में, कोई ना कोई बीच में आया है ना, सच में। लेकिन बीच बीच में नहीं आना चाहिए, है ना, बिचौलिया। चलिए, तुम ही लोग बीच में आते हो दूसरे के, मालूम है ना, और अपने आप को दिखा रहे हो दुखी कि हमारे साथ बुरा हुआ। आइए इधर देखिए, शांति 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 शांति, इधर देखो। अब मैं आपको बताता हूँ एक्लिप्स का यहाँ क्या मतलब है। यहाँ मुझे कोई ज्योग्राफी नहीं पढ़ाना है, ठीक है ना। तो यहाँ मैं एक्लिप्स नहीं समझा रहा हूँ, लॉ से जोड़ रहा हूँ। इधर देखो, इधर देखिए, लॉ बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन। देखो क्या बढ़िया चल रहा है, एकदम हरा हरा, एकदम ग्रीन, एकदम खुश है। देखो, है ना, एकदम खुश नहीं दिख रहा है तुम्हें, एकदम खुश खुश सा, एकदम बढ़िया सा। लॉ बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये 1950 से पहले का लॉ है, एकदम खुशहाल चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है जी। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। अब आता है कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन अपने साथ क्या लाता है? फंडामेंटल राइट। मान लो उस समय आर्टिकल नंबर 31, अरे मुझे लगा कॉन्सेप्ट समझने के लिए बोला, मैंने हटा भी दिया। अच्छा तुम्हें मजा आया था ये आज जब रहा था तो? अरे यार तुम लोग सुनिए फिर से। एक लॉ एकदम खुशहाल जिंदगी जी रहा है, पूरे तरीके से एकदम लगा हुआ, पूरे देश पे लगा हुआ, एकदम मजा आ रहा है लॉ को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का लॉ है। अब 1950 आता है, और कौन आया? और कॉन्स्टिट्यूशन अपने साथ क्या लेके आया? मान लीजिए फंडामेंटल राइट नंबर आर्टिकल 31 से ये लड़ गया। मान लीजिए उस समय आर्टिकल 31 डिलीट नहीं हुआ था, तो आर्टिकल 31 से ये लड़ गया। अब आर्टिकल 31 से ये लड़ेगा तो फंडामेंटल राइट से लड़ेगा, तो आर्टिकल 13 की वजह से मारा जाएगा। तो मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, देखो मारा गया बेचारा, वो तो थोड़ा हल्का सा मैंने दिखा दिया कि तुमको पता रहे कि है वो, ऐसे ही पूरे तरीके से इस पर ग्रहण लग चुका है। आर्टिकल 13 ने क्या लगा दिया? ग्रहण। क्वेश्चन ये है कि क्या वो जो पीछे थोड़ा सा झांक रहा है लॉ, देखो तो, क्या वो मर जाएगा? मतलब आर्टिकल 13 आपको मार देता है या आप पर सिर्फ आपको सस्पेंड करता है? याद रखना, सस्पेंड करता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यही समझा है कि आर्टिकल 13 किसी लॉ को मारता नहीं है, उसको सिर्फ सस्पेंड करता है। रुकिए देखिए, पहले सुन लो, पहले भी खत्म नहीं हुआ। इधर देखिए, इधर देखिए, जिस दिन वो जो उस लॉ का फंडामेंटल राइट से झगड़ा है, या तो फंडामेंटल राइट डिलीट हो जाए, जैसे बाद में आर्टिकल 31 डिलीट हो गया, या उस लॉ में जो जो पार्ट फंडामेंटल राइट के खिलाफ था उसको अमेंड करके हटा दिया जाए। जो इनकंसिस्टेंसी है दोनों के बीच में, अगर वो खत्म हो जाए, मान लो जैसे आर्टिकल 31 डिलीट, और ये किससे झगड़ गया था ये लॉ? आर्टिकल 31 से, और आर्टिकल 31 चला गया। कौन चला गया? आर्टिकल 31। तो आर्टिकल 31 जहां गया, झगड़ा खत्म। झगड़ा खत्म होते ही फिर से ग्रहण हट जाएगा और लॉ वापस जिंदा हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि जब भी आर्टिकल 13 के वजह से आपको कुछ होता है तो आपको मार दिया जाता है या आपको डॉर्मेंट कर दिया जाता है? और आप तब तक रहते हैं डॉर्मेंट जब तक कि या तो आप बदल जाइए या फंडामेंटल राइट बदल जाए। फंडामेंटल राइट के बदलने का थोड़ा कम ही चांस है, आप ही बदल जाओ। क्या करोगे? नहीं, क्या करें, करना पड़ता है बचाने के रिलेशन, सॉरी बचाने के लिए, है ना। रिलेशन तुम लोग कुछ ज़्यादा नहीं समझते हो, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे तो हो तुम लोग, इतना समझने लगे हो। अगर आपको क्या मालूम है सर, हमारा फैमिली प्लानिंग भी चल रहा है। चलिए, क्लियर है? कोई दिक्कत? अब ये चार्ट उतारोगे कैसे? चार्ट कैसे उतारोगे? या तो वीडियो बनाओ, वीडियो बना के रख लो। ये वीडियो ही तो बनाना पड़ेगा तुम्हें, है ना। तो मैं एक बार बोलता भी जाता हूं, तुम वीडियो बना लो। बोलता भी रहूंगा तो ऑडियो भी आ जाएगा ना। शुरू करें? अभी रुकिए सर, अभी पहले हमें वो फिल्टर सेलेक्ट करने दीजिए। हैं? चलो मैं बोलना शुरू करूं। चाइनीज मोबाइल से वो ऐसे भी टाइम लगता है उन्होंने में। हो गया? चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का कहना है कि मान लीजिए कोई लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले से चल रहा है, और मालूम चला कॉन्स्टिट्यूशन आया और अपने साथ फंडामेंटल राइट लाया,
और फंडामेंटल राइट से पुराने वाले लॉ का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, इनकंसिस्टेंसी हो गया। तो याद रखना आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट के खिलाफ जाएगा तो वो मार दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि उसको मारा नहीं जाएगा, जिस दिन वो इनकंसिस्टेंसी खत्म हो जाएगा उस दिन फिर से क्या हो जाएगा एग्जैक्टली आपका वो लॉ वापस क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। जैसे मान लो इनकंसिस्टेंसी खत्म हुआ, अब मैं लॉ को वैलिड कर दे रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब जो तुम्हारा लॉ बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन वाला लॉ फंडामेंटल राइट की वजह से बेचारा फंस गया, वो लॉ मरता नहीं है, बस वो डॉर्मेंट रहता है और इंतजार करता है कि किस दिन इनकंसिस्टेंसी खत्म हो जाएगी। जिस दिन इनकंसिस्टेंसी खत्म हो जाएगी ये ग्रहण भी खत्म हो जाएगा। बस इतना ही है। अब क्या तुम लोग चार्ट का वीडियो बनाओ, मेरा वीडियो बना लिए हो का, दोनों का। चलिए हटाऊं। चलिए डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जानते हैं, आपको पढ़ना भी पड़ेगा। ये देखो कहां लिखा हुआ है कि वो मरता नहीं है, फिर से जिंदा हो जाता है, ये सब कहां लिखा हुआ है? कहा सर जो भी है सब बोल्ड है, बाकी चीजों को तो आपने इज्जत दिया ही नहीं है। कहां लिखा हुआ कि मरता नहीं है? अच्छा कहां लिखा हुआ है कि वापस जिंदा हो जाएगा? हाँ बाकी तो पढ़ना ही नहीं, बाकी तो ट्रांसलेशन सिखाया होगा। चलिए डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर ऑफ राइट्स। वेवर का मतलब होता है अपने राइट्स को छोड़ देना। एग्जैक्ट हिंदी देखो तो त्याग देना। यस त्याग, त्याग। आधा तो यागो, ये ना है, ये लिखना आता है? अच्छा अच्छा, तो त्याग। अच्छा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इधर देखो सारे बच्चे देखो, सारे बच्चे देखो, जो पानी पी रहा है वो भी देखो। हाँ देखो, पी लो पी लो, पानी पी लो पी लो, फंडामेंटल राइट है ना, पी लो, है ना। चलिए अच्छा एक बात बताइए, जैसे अब मैं अगली क्लास से आर्टिकल 14 शुरू कर दूंगा, तो बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स तुम्हें दिखाऊंगा, सुनाऊंगा। उसमें से बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और किसी भी मुद्दे पर आप अपनी राय रख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, आप बोल सकते हैं, अपनी भावनाओं को जागृत कर सकते हैं। तो क्या वो सारे राइट्स मुझे लेने ही पड़ेंगे या मैं अपने मर्जी के अनुसार छोड़ भी सकता हूं? जैसे मालूम चला मेरी तबीयत खराब है, एक बच्चा है, बोलिए ना, आप बोलिए ना, आर्टिकल 19 बोलिए ना, कुछ बोलो, बोलो। अरे भाई फंडामेंटल राइट है, जब मर्जी होगा तभी ना बोलूंगा। तो क्या मैं अपने मर्जी अनुसार, अपने स्वाद अनुसार, अपने मर्जी अनुसार और अपने स्वाद अनुसार क्या मैं अपने फंडामेंटल राइट को वेव ऑफ भी कर सकता हूं? पर याद रखना वेव ऑफ करने के लिए, सुनिएगा, ये इसका बोलना है, इस डॉक्ट्रिन का, सुप्रीम कोर्ट का बोलना है कि हर इंसान अपने बारे में तो सबसे अच्छा ही सोचता है अपने दिमाग के लेवल से। ये बोलना बहुत जरूरी था, क्योंकि मैंने एक चीज लाइफ में देखा है, हर स्टूडेंट या हर आदमी, हर इंसान अपने अपने लेवल में अपने आप को ओवर स्मार्ट ही समझता है। आप क्लास 9th के बच्चे से मिल लीजिए, उसको लगेगा जैसे आप लोग कुछ नहीं है, वही समझ रहा है, दुनिया को वही समझ रहा है। अपने आप को तुम लोग देख लो, अभी मेजर हुए भी ठीक से कुछ पल भी नहीं गुजरे हैं तुम लोग के। क्या 18-19 के होगे तुम लोग, और क्या होगे? 22, 25, 26, 28, 30, 32, 35 और क्या होगे तुम? लेकिन अपने आप को आप मेरे से कम नॉलेजेबल नहीं समझते होगे। लगता होगा ठीक है आप पढ़ा रहे हैं, CS बन गए, पर बाकी दुनिया हम जानते हैं। गली, कैफे, है ना, ब्रेकअप, पैचअप और क्या क्या सब बोलते हो तुम लोग, ये सब हम जानते हैं, है ना। मूव ऑन, है ना, मूव इन, मूव इन भी होता कुछ, लिव इन, याद रखिएगा हर इंसान अपने लेवल से अपने आप को अच्छा ही समझता है और हर इंसान अपने लाइफ स्टोरी में अपने आप को हीरो ही समझता है। जी, सब अपने आप को हीरो समझता है। तो इसी बात की यहां इज्जत की गई है कि कोई भी इंसान अपने लाइफ को डिसीजन लेने के लिए तो वो अच्छा ही सोचेगा, इसलिए अगर उसको ऐसा लग रहा है कि हमें राइट छोड़ देने चाहिए तो राइट छोड़ भी सकता है, बशर्ते 2 कंडीशन। पहला, उस आदमी के पास राइट्स का नॉलेज हो, और दूसरा, वो जो राइट छोड़ रहा है वो वॉलेंट्री हो। अच्छा बंदूक रख के राइट छुड़वाऊंगा तो ऐसे बंदूक, राइट छोड़, जल्दी राइट छोड़,
अच्छा बहुतों को मालूम ही नहीं कि उसका राइट भी है और उसे राइट छुड़वा लिया तुमने, तो ये दोनों गलत हो गया ना। तो दो चीजें हैं, उस आदमी को नॉलेज हो कि हम कौन सा राइट छोड़ रहे हैं, और राइट्स को जो छोड़े वो अपनी इच्छा से छोड़े, स्वेच्छा से छोड़े, जबरदस्ती ना हो। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो आप अपने राइट्स को छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलूंगा अगली क्लास में, और जब तक मैं ना मिलूं दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार। खत्म करेंगे ICSI मोटो सॉन्ग से, जोर से गाएंगे, दूर तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। उम्मीद के अंबर में हम बन के खिले जो रोशनी, कह देंगे हम संसार को कोई लक्ष्य नामुमकिन नहीं। ज्ञान के और न्याय के हर राह को थामे हुए चल पड़े हैं झूम कर बस गीत ये गाते हुए। सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम वद धर्मम चर। कंपनी सचिव। कदमों की हर एक गूंज में बस जीत का एहसास हो, राष्ट्र प्रगति पथ पे हो और आत्मबल की आस हो। जब भी चले इस भाव से खुलते गए हैं रास्ते, आवाज हमने दिल से दी है गीत ये गाते हुए। सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम वद धर्मम चर। हर उन्नति के रंग में हर भारतीय हाथ हो, उद्यम हो या उद्योग हो, हर ओर अपना साथ हो। जाना शिखर तक है हमें सच की कलाई थाम कर, हम जीत के सुर छेड़ेंगे गीत ये गाते हुए। सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम वद धर्मम चर।